आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफायर के बारे में। हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ अ पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स एज रेक्टिफायर, यानी कि एक पीएन जंक्शन डायोड से हम रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि रेक्टिफायर है क्या चीज। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है विच कन्वर्ट एसी इंटू डीसी, यानी एसी को अगर डीसी में कन्वर्ट करना है तो आपको रेक्टिफायर चाहिए। आप लोग देखे होंगे कि आपका लैपटॉप का चार्जर हुआ, मोबाइल का चार्जर हुआ, या कोई भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो चार्जर होता है, उन सारे चार्जर्स में एक एडाप्टर दिया जाता है। उस एडाप्टर के अंदर आपका एक रेक्टिफायर होता है जो कि आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और जितने भी चार्जिंग डिवाइसेस होते हैं जैसे लैपटॉप, मोबाइल या और भी कुछ, वो सब हमेशा डीसी से ही चार्ज होते हैं, एसी से कभी भी चार्ज नहीं किया जाता। लेकिन हम लोग कनेक्ट तो एसी से करते हैं। तो जो रेक्टिफायर है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है एंड देन द डीसी चार्जेस योर डिवाइस। तो इसी रेक्टिफायर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है आज। रेक्टिफायर जनरली दो तरह के होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। तो इन दोनों रेक्टिफायर्स को वन बाय वन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या मतलब है और फुल वेव रेक्टिफायर का क्या मतलब है। ठीक है। एक और रेक्टिफायर होता है जो इसमें ब्रिज का कनेक्शन किया जाता है, ब्रिज रेक्टिफायर। तो जनरली जितने इलेक्ट्रीशियंस होते हैं उस ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, हम लोग हाफ वेव और फुल वेव के बारे में वन बाय वन। तो हम स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। हाफ वेव रेक्टिफायर में सबसे पहले यह समझते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, यानी किन चीजों से मिलाकर हम हाफ वेव रेक्टिफायर बनाएंगे, एंड देन इसका हम लोग वर्किंग कि कैसे ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और इसकी वर्किंग को समझने के लिए हमें एक जानकारी जो पहले से आनी चाहिए वो ये है कि जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो उस समय उससे करंट पास होता है मेजॉरिटी करंट कैरियर्स के द्वारा। और जब आपका डायोड रिवर्स बायस्ड हो जाता है तब उससे करंट पास नहीं होता। आल्दो हम लोग ये मान के चलते हैं कि माइनॉरिटी करंट कैरियर्स की वजह से कुछ करंट पास होगा, लेकिन वो करंट एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू का होता है, दैट इज द माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है। ठीक है। तो रेक्टिफायर के वर्किंग को समझने के लिए ये जानकारी होने आपके लिए जरूरी है, क्योंकि उसके एक्सप्लेनेशन में, उसके वर्किंग में इसी बात का ध्यान रखा जाएगा कि आपका डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग ऑफ अ डायोड के लिए हमने सेमीकंडक्टर पार्ट 4 और सेमीकंडक्टर पार्ट 5 दो वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। आप उन वीडियोस का रेफरेंस ले सकते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग को समझने के लिए। नटसेल में मैं बता दूं कि जब डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो डायोड का पी रीजन, यानी कि दिस इज द डायोड, दिस इज द पी रीजन ऑफ द डायोड एंड दिस इज द एन रीजन ऑफ द डायोड। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो पी रीजन आपका हाई पोटेंशियल पे होता है और एन रीजन आपका लो पोटेंशियल पे होता है। मे बी आप ये कह सकते हैं कि अगर ये जीरो पोटेंशियल पे है, यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने अर्थ कर दिया एंड ये आपका -5 वोल्ट पे है, तो देखिए जीरो इज मोर देन -5, तो पी रीजन हाई पोटेंशियल पे हो गया, एन रीजन लो पोटेंशियल पे हो गया। तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड कहलाएगा और इसमें करंट पास होगा मिली एम्पियर के ऑर्डर का। लेकिन जब इसी डायोड को हमने कुछ इस तरह से कनेक्शन किया बैटरी से कि पी रीजन ऑफ द डायोड कम्स एट द लो पोटेंशियल एंड एन रीजन कम्स एट द हाई पोटेंशियल, ठीक ना, यानी आपका पी रीजन लो पोटेंशियल पे आ गया और एन रीजन का पोटेंशियल हाई हो गया। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए इसको मैंने कर दिया अर्थिंग, तो ये हो गया जीरो पोटेंशियल। अर्थिंग का मतलब जीरो पोटेंशियल, और यहां पे मैंने 5 वोल्ट दे दिया। तो देखिए
5 इज मोर देन 0, यानी N रीजन आपका हाई पोटेंशियल पे हो गया और P रीजन आपका लो पोटेंशियल पे हो गया। इस समय इस डायोड से हम कहेंगे कि कोई करंट पास नहीं करेगा। हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वेरी स्मॉल करंट। वो किस अमाउंट में? माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में होगा। वो किसकी वजह से? माइनॉरिटी करंट कैरियर्स की वजह से। ठीक ना? सो वी विल इग्नोर दैट। हम उस बात को, ये माइक्रो एम्पियर का जो करंट है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। तो अब हम लोग रेक्टिफायर को समझने के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए उसको मैंने दे दिया। अब हम आते हैं रेक्टिफायर के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं कि रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है। सो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद द हाफ वेव रेक्टिफायर। पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है, जनरली अगर हम इनके कंपोनेंट्स की बात करें तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये आपका ट्रांसफार्मर का सिंबल हो गया। और याद करिए, ट्रांसफार्मर हमेशा एसी के लिए वर्क करता है, डीसी के लिए ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता है। तो ट्रांसफार्मर का ये इनपुट क्वाइल हो गया और ये आपका आउटपुट क्वाइल हो गया। ये आउटपुट इंड्स हो गए, ए और बी आर द आउटपुट इंड्स। और ये जो वर्टिकल लाइंस है ये कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ओवरऑल दिस इज द सिंबल। इसके आउटपुट इंड्स में किसी एक इंड पे एक डायोड हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक। और डायोड के दूसरे इंड से हम एक रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे जिसको हम लोड रजिस्टर का भी नाम देते हैं। एंड फिर वो लोड रजिस्टर का दूसरा इंड ट्रांसफार्मर के दूसरे इंड बी से कनेक्ट हो जाएगा। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका डायोड और ये लोड रजिस्टर ट्रांसफार्मर के आउटपुट इंड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। अब ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करने के बाद अब जो भी आउटपुट मुझे मिलेगा, एवरी टाइम हम लोग हर समय आउटपुट जो लेते हैं दैट ऑलवेज वी टेक अक्रॉस द लोड रजिस्टर। हम लोग हमेशा लोड रजिस्टर के ही एक क्रॉस आउटपुट लेते हैं। तो लोड रजिस्टर के दोनों इंड से मैंने ये अलग अलग वायर निकाल दिया, 2 वायर। अब इन वायर्स के जरिए हमें आउटपुट वोल्टेज मिलने लगेगा और वो आउटपुट वोल्टेज आपको डीसी मिलेगा। इनपुट हमने दिया कहां पे? आपके क्वाइल के प्राइमरी टर्मिनल्स पे दिया, यानी इनपुट टर्मिनल्स पे दिया। तो ये हमने एसी सिग्नल दिया। चूंकि मैंने कहा कि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी के लिए काम करता है, तो ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा? स्टेप डाउन है तो हाई वोल्टेज ऑफ एसी को लो वोल्टेज ऑफ एसी में कन्वर्ट करेगा। यानी कि जो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो एसी ही मिलेगा, डीसी नहीं मिलेगा, ठीक। तो हमने इनपुट एसी दिया ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर ने हमें आउटपुट स्टेप डाउन कर दिया, लो वोल्टेज कर दिया। अब आपके डायोड को जो सिग्नल मिलेगा, पॉइंट ए पे डायोड कनेक्टेड है तो जो सिग्नल मिलेगा वो एसी सिग्नल मिलेगा। अब कैसे ये वर्क करता है, अब ध्यान दीजिए। मैंने यहां पे पॉइंट ए पे जो वोल्टेज इन हो रहा है एट पॉइंट ए, ये मैंने ए पे दे दिया, यानी कि जो वोल्टेज ए पे पहुंच रहा है उसको मैंने दिया। तो ए पे पहुंचने वाले वोल्टेज को देखिए, ए पे पहुंच रहा है जो वोल्टेज वो है एसी, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पहचान होती है कि ये टाइम के साथ वेरी करता है और पोलरिटी इसकी चेंज होते जाती है। तो मान लिया कि किसी इंस्टेंस में हमने देखा तो ए पे पॉजिटिव पोलरिटी थी, तो ए पे पॉजिटिव पोलरिटी, ठीक। ये सिग्नल देखिए पॉजिटिव सिग्नल है, पॉजिटिव पोलरिटी है ए पे, ठीक ना। मैंने माना कि किसी इंस्टेंस पे जब इस ट्रांसफार्मर से मुझे आउटपुट सिग्नल मिला तो ऑब्वियसली एसी मिलेगा इस तरह से। ये है हमारा आउटपुट सिग्नल ऑफ द ट्रांसफार्मर जो कि ए पे मिल रहा है। तो मैंने माना कि किसी समय पे ए पे जो हमें एसी सिग्नल मिला उसकी पॉजिटिव वैल्यू मिली, पॉजिटिव पोलरिटी मिली। तो इस तरह से आपका जो ये डायोड है, डायोड का पी रीजन पॉजिटिव पे आ गया।
और जब ए आपका पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली बी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब ए आपका पॉजिटिव होगा तो बी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वोल्टेज ऑफ ए पॉजिटिव है। तो इस तरह से आपका पी रीजन जो हो गया वो हाई पोटेंशियल पे हो गया, पॉजिटिव के साथ अटैच हो गया, और एन रीजन जो है वो देखिए इस वायर के जरिए आपका नेगेटिव पे हो गया। तो इस तरह से आपका डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है, ये डायोड आपका फॉरवर्ड में हो गया। और जब आपका डायोड फॉरवर्ड में हो गया तो अब इस डायोड के रास्ते करंट पास होने लगेगा, ठीक। और आपका करंट इस रजिस्टर के रास्ते निकलेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे ये करंट इस रजिस्टर के अक्रॉस पहुंचा तब आपको वोल्टेज जो आपने लिखा है V0 वो आपका वैल्यू हो जाएगा करंट I जो पास हो रहा है और लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू IR। इतना वोल्टेज आपको मिल जाएगा। तो जरा हम ध्यान दें कि इस रजिस्टर R में जो करंट पास हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है। तो इस पॉइंट का नाम फॉर इंस्टेंस ले लीजिए P और इसका नाम ले लीजिए Q। तो आपका जो डायरेक्शन है करंट का वो P से Q की तरफ है, और वोल्टेज जो मिला वो I इंटू R मिला। तो हम यहां पे ग्राफ बना रहे हैं आउटपुट वोल्टेज का। तो वोल्टेज जो आपको मिल रहा है उसका वैल्यू है I इंटू R, ठीक। ये वोल्टेज मिला। फिर अगले ही हाफ में, चूंकि एसी का तो नेचर होता है कि कंटिन्यूअसली पीरियोडिकली ये पोलैरिटी चेंज करता रहता है, अगले ही हाफ में अब ए के ऊपर जो पॉजिटिव सिग्नल मिला था, पॉजिटिव पोलैरिटी मिली थी, अब ए के ऊपर नेगेटिव पोलैरिटी हो जाएगी और बी के ऊपर अब हो जाएगी पॉजिटिव पोलैरिटी। ये देखिए ए के ऊपर जो अब पोलैरिटी आई एसी की वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तुरंत हाफ टाइम के बाद पोलैरिटी बदल गया। तो जैसे ये ए नेगेटिव पे गया और बी पॉजिटिव पे गया तो इसका मतलब है कि आपने जो डायोड कनेक्ट किया है इसका पी रीजन नेगेटिव से कनेक्ट हो गया और एन रीजन पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से आपका डायोड चला गया किसमें, रिवर्स बायसिंग में चला गया। और जैसे ही आपका डायोड रिवर्स बायसिंग में गया तब इस रजिस्टर के क्रॉस तो कोई करंट पास नहीं होगा, क्योंकि करंट इधर से निकलेगा ही नहीं। रिवर्स बायसिंग में मैंने कहा था कि करंट पास नहीं होगा, ठीक। तो जब यहां पे करंट पास होगा ही नहीं तो जो वोल्टेज रजिस्टर के क्रॉस मिल रहा था तो करंट का वैल्यू 0, तो वोल्टेज क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि आपको वोल्टेज यहां पे क्या मिला, 0 वोल्टेज मिला। देख लीजिए आपको वोल्टेज कितना मिला, 0 वोल्टेज मिला। किसके क्रॉस, रजिस्टर के क्रॉस। ये जो ग्राफ बना रहे हैं वो वोल्टेज किसके क्रॉस मिल रहा है, आपने जो लोड रजिस्टर लगाया है उसके क्रॉस मिल रहा है। फिर जैसे ही फिर से टाइम बीता, देखिए एक टाइम पीरियड के बाद थर्ड हाफ आया। फर्स्ट हाफ पॉजिटिव था, सेकेंड हाफ आपका नेगेटिव, तो थर्ड हाफ आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब फिर से ए आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पे चला जाएगा और बी किस पे आ जाएगा, नेगेटिव पे आ जाएगा। यानी कि ए का पोलैरिटी नाउ पॉजिटिव और बी की पोलैरिटी अब क्या हो गई, नेगेटिव। ए के साथ डायोड कनेक्ट है तो डायोड का पी रीजन अब हो गया पॉजिटिव, यानी कि डायोड फिर से क्या हो गया, आपका फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। जैसे ही डायोड आपका फॉरवर्ड बायस्ड हुआ तुरंत करंट दोबारा फिर से इधर से पास होने लगा और ये करंट इस रजिस्टर के क्रॉस आने लगा। और जब रजिस्टर के क्रॉस करंट आने लगा तो रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज आप ले रहे हैं V0 उसका वैल्यू फिर से कितना आ गया, I इंटू R। लेकिन गौर कीजिए करंट का डायरेक्शन क्या रहा, फिर से करंट का डायरेक्शन P से Q ही रहा। तो P से Q रहा, पोलैरिटी तो डायरेक्शन ऑफ करंट तो चेंज नहीं हुआ। डायरेक्शन ऑफ करंट तो ऐसा हुआ नहीं कि Q से P हो जाए। डायरेक्शन ऑफ करंट वही था जो फर्स्ट हाफ में था। जो फर्स्ट हाफ में डायरेक्शन ऑफ करंट था वही आपके थर्ड हाफ में डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा है P से Q। तो फिर से आपका जो वोल्टेज I इंटू R बना सेम इसी डायरेक्शन में बना। तो
तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चालू रहेगा और आपको इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो आपको डीसी कहलाएगा। क्यों ये वोल्टेज डीसी कहलाएगा, क्यों ये डीसी वैल्यू कहलाएगा? क्योंकि डीसी की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स नहीं होता है, ठीक ना। तो हर एक पॉजिटिव हाफ ऑफ द सिग्नल एट ए पे जब पॉजिटिव हाफ आएगा एसी की सप्लाई, तब आपका फॉरवर्ड बायजिंग में होगा और करंट पास होगा, और करंट का डायरेक्शन रजिस्टर में विशेष करके ध्यान दीजिएगा हमेशा पी से क्यू रहेगा। तो करंट का डायरेक्शन अब यहां पे पी से क्यू है, रिवर्स नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पे जो वोल्टेज मिलेगा उसको हम डीसी वोल्टेज कहेंगे। सो दिस इज द डीसी वोल्टेज, ठीक। अब ये आपको डीसी वोल्टेज मिल गया। तो इस तरह से ये हाफ वेव रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दे रहा है। हाँ, अब हाफ वेव रेक्टिफायर, यहां पे देखिए एक ब्रेक है, यहां पे वोल्टेज 0 है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि फॉर 1 साइकिल ऑफ एसी, ये आपका एक साइकिल एसी का हुआ, देखिए तो एक टाइम पीरियड पूरा हुआ। फॉर 1 साइकिल ऑफ एसी ओनली 1 पार्ट 1 वाइब्रेशन ऑफ डीसी, डीसी की बात करूंगा, इस साइड में आ जाएगा तब तो वो एसी हो जाएगा। डीसी की बात करूंगा तो डीसी में पोलरिटी चेंज नहीं होगा, तो हमेशा पॉजिटिव साइड में ही रहेगा। तो 1 साइकिल ऑफ एसी के लिए हमेशा एक पार्ट आपका डीसी तैयार हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि आपके एसी की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी इस डीसी की भी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ऑब्टेन होगी, ठीक ना। अगर मैं कह दिया कि आपको जो ये एसी सप्लाई दिया गया है दिस इज ऑफ द 50 हर्ट्ज, तो जो आपको डीसी मिल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो डीसी की भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होगी। क्यों मैं फ्रीक्वेंसी वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि देखिए ये कर्व कंटिन्यूअसली एक साइकिल के लिए ये एक कर्व बन रहा है। अब ये स्टीडी वैल्यू तो नहीं है, डीसी है लेकिन स्टीडी नहीं है। स्टीडी होता तो आपका ग्राफ ऐसे जाता, ठीक। अब ऐसा करने के लिए हम इसके साथ यहां पे आउटपुट के साथ कुछ फिल्टर सर्किट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर सर्किट्स क्या करते हैं, जितने भी रिपल्स हैं एसी के, जैसे कि मैंने कहा ना कि यहां पे माइनॉरिटी करंट कैरियर्स माइक्रो एम्पियर का करंट पास करते हैं, जिसको हम लोग इग्नोर किए हैं फिलहाल अभी। तो जो भी यहां पे इस तरह के ऑसिलेशंस होंगे तो मैं वहां पे एक फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करूंगा जिसमें कैपेसिटर या इंडक्टर या फिर दोनों लगे रहते हैं। उनके हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको स्टीडी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से आपका एक हाफ वेव रेक्टिफायर एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। So this is the setup circuit diagram of the half wave rectifier and this is the input AC signal and output DC signal। मैं सजेस्ट करूंगा जब कभी भी आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो तो ये दोनों ग्राफ एक के नीचे एक बनाइए, ताकि ये समझ में आए कि दिस फॉरवर्ड है तभी ये सिग्नल मिल रहा है, और जब यहां पे रिवर्स हुआ तो सिग्नल नहीं मिला, आउटपुट 0 रहा, ठीक ना। अब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर है तो ये भी रेक्टिफायर ही, यानी इसका भी काम क्या है, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में बदलना। लेकिन जरा हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के सर्किट डायग्राम में डिफरेंस देखिए, और क्या चीज सिमिलरिटी है उसको भी ऑब्जर्व कीजिए। तो दोनों में सिमिलरिटी यह है कि दोनों में आपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया है। देखिए डिफरेंस यह है कि यहां पे आप 2 डायोड्स लगा रहे हैं और इसमें सिर्फ एक डायोड यूज किए हैं। अगला डिफरेंस यह है कि जो लोड रजिस्टर आप कनेक्ट कर रहे हैं वो ट्रांसफार्मर के सेंट्रल टैप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और ये जो सेंट्रल टैप होता है इसका पोटेंशियल 0 होता है, ये अर्थ होता है। तो जब अर्थ होता है सेंट्रल पॉइंट
तो उसका पोटेंशियल होगा 0। आप कभी भी ट्रांसफार्मर को देखिएगा तो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी कॉइल होता है, आउटपुट इंड होता है, वहां पे 3 टर्मिनल्स निकले रहते हैं। तो जो सेंट्रल टर्मिनल होता है, जिसको सेंट्रल टैप कहते हैं, वो आपका अर्थ होता है, उसका काम है 0 पोटेंशियल प्रोवाइड करना। ठीक ना? तो यहां पे लोड रजिस्टर का कनेक्शन इससे होता है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें। तो फुल वेव रेक्टिफायर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो ऑब्वियसली एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये सिंबल ट्रांसफार्मर का है, और ये 2 वर्टिकल लाइंस कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये ए और बी जो आपको नजर आ रहा है, ए और बी, दीज आर द आउटपुट टर्मिनल्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के आउटपुट कॉइल यानी सेकेंडरी कॉइल्स के 2 टर्मिनल्स हो गए, सेकेंडरी कॉइल के 2 टर्मिनल्स। ठीक। अब यहां पे दोनों टर्मिनल्स के साथ एक एक डायोड, पीएन जंक्शन डायोड हम कनेक्ट किए हैं, डायोड D1 और डायोड D2। दोनों डायोड्स का N टर्मिनल, देखिए ये वर्टिकल लाइंस डायोड के N टर्मिनल को बताती हैं। तो दोनों का N टर्मिनल हमने कॉमनली एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया यहां पे, और इस कॉमन पॉइंट से एक लोड रजिस्टर हमने कनेक्ट किया, कहां पे? सेंट्रल टैप पे। और सेंट्रल टैप का पोटेंशियल क्या रहेगा? 0। तो यहां पे भी आउटपुट हमें जो मिलेगा ये इस लोड रजिस्टर के क्रॉस मिलेगा। तो लोड रजिस्टर के क्रॉस मैंने 2 वायर ऐसे देखिए ये निकाल दिए हैं। अब यहीं से हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक ना? तो ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया फुल वेव रेक्टिफायर का। अब हम बात करते हैं कि ये फुल वेव रेक्टिफायर वर्क कैसे करता है। तो जब आप एसी सिग्नल आप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में देंगे यानी इनपुट कॉइल में देंगे, तो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, ये भी आपको लो वोल्टेज का एसी ही देगा। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी ही देता है, डीसी कभी नहीं ट्रांसफार्मर काम करता है। ठीक। तो अब ये ट्रांसफार्मर आपको एसी सिग्नल आउटपुट में दिया, और एसी सिग्नल की पहचान है कि हमेशा इसकी पोलरिटी एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो हमेशा रिवर्स होता रहता है पीरियोडिकली। तो जब यहां पे एसी आया आपके सेकेंडरी कॉइल में, तो सेकेंडरी कॉइल के इंड ए पे मैंने मान लिया कि किसी समय आपका पोलरिटी पॉजिटिव है, तो ठीक उसी समय पे सेकेंडरी कॉइल का जो टर्मिनल बी है वहां पे पोलरिटी नेगेटिव होगी, यानी यहां पे अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव होगी। और इस चीज को मैं ग्राफ से भी दिखा रहा हूं। ये पहला ग्राफ है जो आपको पोटेंशियल दिखा रहा है एट ए, कि ए पे पोटेंशियल पॉजिटिव है, पोलरिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये आपको ग्राफ दिखा रहा है कि ठीक उसी समय पे, ठीक उसी टाइम इंस्टेंस पे, कि बी पे पोटेंशियल, बी पे पोलरिटी आपकी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक। तो जैसा मैंने यहां पे बताया कि मैंने माना कि किसी इंस्टेंस पे जो यहां पे आउटपुट सिग्नल मिल रहा है ऑफ द ट्रांसफार्मर, यानी सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर पे जो सिग्नल मिल रहा है उस सिग्नल का पॉजिटिव इंड ए पे है, तो ऑब्वियस है नेगेटिव इंड बी पे होगा। तो देखिए मैंने रिप्रेजेंट किया है कि ए पे पॉजिटिव है, तो ठीक उसी समय बी पे कौन सा सिग्नल है? नेगेटिव सिग्नल है। ठीक। अब हम आगे बात करें। जब ए पे पॉजिटिव है तो आपका डायोड D1 का पी रीजन चूंकि पॉजिटिव पे हो गया, हाई पोटेंशियल पे हो गया, तो आपका डायोड D1 यहां पे जो है वो हो गया फॉरवर्ड में। लेकिन डायोड D2 की अगर आप बात कीजिए तो डायोड D2 के पी रीजन पे कौन सी पोलरिटी है? नेगेटिव पोलरिटी है, नेगेटिव पोटेंशियल है। तो सेकेंड डायोड जो D2 है वो हो गया आपका रिवर्स पे। और हम लोग ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जब डायोड फॉरवर्ड होता है तभी उससे करंट पास होता है, और जब डायोड रिवर्स होता है तो करंट पास नहीं होता। तो अब D1 आपका फॉरवर्ड है ठीक इसी इंस्टेंस पे, तो D1 से करंट पास करेगा,
और D2 आपका रिवर्स है तो इस रास्ते कोई करंट नहीं आएगा। और तो और रिवर्स होने पे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है रिवर्स पे, बहुत हाई। तो अब यहां पे चूंकि डायोड D2 रिवर्स में हो गया है तो इसलिए बहुत एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो उससे क्या होगा, अब ये जो करंट यहां से पास हुआ D1 से, वो करंट यहां पे आएगा, इस जंक्शन पे पहुंचेगा, लेकिन इस करंट का एक फ्रैक्शन इधर नहीं आएगा क्योंकि अब ये डायोड क्या है, एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो अब ये करंट हम कह सकते हैं कि पूरा करंट या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द करंट विल पास इन दिस डायरेक्शन। और जब इस डायरेक्शन में पास करेगा तब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट यहां से रजिस्टर के क्रॉस मिल रहा है, तो आउटपुट का वैल्यू, करंट आई जा रहा है इस रजिस्टर में और रेजिस्टेंस का वैल्यू है R, तो हमें आउटपुट मिलेगा V0 इक्वल टू I इंटू R। लगे हाथ जरा डायरेक्शन की भी बात करें कि करंट का डायरेक्शन क्या है इस आउटपुट वाले रजिस्टर में, यानी इस लोड रजिस्टर में। तो ये पॉइंट मैंने P दे दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने Q दे दिया, तो करंट का डायरेक्शन देखिए P से Q की तरफ जा रहा है। और वोल्टेज कितना मिल रहा है हमें, I इंटू R का मिल रहा है। तो अगर हम आउटपुट को बनाएं तो आउटपुट हमें I इंटू R मिल रहा है और करंट का डायरेक्शन है P से Q, तो उसको देखिए, ये आपका आउटपुट मिल गया। ठीक, तो इस आउटपुट को देने के पीछे कौन सा डायोड हेल्प किया है आपका, तो डायोड D1 हेल्प किया है, क्योंकि डायोड D1 ही फॉरवर्ड में था, डायोड D2 का तो रोल नहीं रहा, डायोड D2 तो रिवर्स में है, नेगेटिव पोलैरिटी है। ठीक, A आपका किससे कनेक्टेड है, A पे कौन है, D1 है, और B पे कौन है, डायोड D2 है। अब अगले ही हाफ में, चूंकि AC है, हर एक पीरियोडिक, हर एक हाफ में इसकी पोलैरिटी रिवर्स होती जाएगी, तो अगले ही हाफ में क्या होगा, A की पोलैरिटी हो जाएगी नेगेटिव और B की पोलैरिटी हो जाएगी पॉजिटिव। नेक्स्ट हाफ में ग्राफ में भी देखिए, अगले ही हाफ में, नेक्स्ट हाफ में, दिस वाज द फर्स्ट हाफ, दिस इज द सेकंड हाफ, सेकंड हाफ में देखिए अब A की पोलैरिटी हो गई नेगेटिव और B की पोलैरिटी हो गई पॉजिटिव, यानी कि डायोड D1 अब आपका नेगेटिव पोलैरिटी रिसीव कर रहा है एट द P रीजन, P रीजन पे नेगेटिव पोलैरिटी है, जबकि डायोड D2 के P रीजन पे नाउ पॉजिटिव पोलैरिटी। तो अब ऐसे सिचुएशन में डायोड D1 आपका हो गया रिवर्स में, डायोड D1 रिवर्स में हो गया, और डायोड D2 आपका चूंकि पॉजिटिव पोलैरिटी है P रीजन पे, तो इसलिए ये क्या हो गया, फॉरवर्ड में हो गया। अब देखिए, अब D1 रिवर्स में है तो D1 से कोई करंट नहीं पास होगा, D2 आपका फॉरवर्ड में है तो अब D2 वाले डायोड से करंट पास किया, से दिस करंट इज I। अब यह करंट इस रास्ते से आएगा, इस जंक्शन तक पहुंचेगा, फिर ये करंट का मैक्सिमम अमाउंट या पूरा करंट फिर इधर टर्न हो जाएगा टुवर्ड्स द रजिस्टर, और रजिस्टर में अब ये करंट पास होने लगेगा और फिर जो मुझे वोल्टेज मिलेगा वो I इंटू R मिलेगा। और करंट का डायरेक्शन अब इस सेकेंड हाफ ऑफ द AC में, आपने अब सेकेंड हाफ ऑफ द AC लिया है, दिस इज द फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ, तो सेकेंड हाफ ऑफ AC में भी आपको रजिस्टर के क्रॉस जो करंट मिल रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, P से Q ही है, यानी कि डायरेक्शन इस रजिस्टर के क्रॉस तो रिवर्स नहीं हो रहा है। और करंट इधर क्यों नहीं गया, ये जो करंट इधर आया यहां से, तो इधर क्यों नहीं गया, क्योंकि D1 रिवर्स पे है, और जब रिवर्स बायस्ड होता है डायोड तो उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इस वजह से करंट इस रास्ते पे नहीं आया। तो अब ओवरऑल कुल मिला के फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द AC अगेन वी गेट द आउटपुट इन द डायरेक्शन फ्रॉम P टू Q, तो फिर से मुझे वोल्टेज मिला I इंटू R, और करंट का डायरेक्शन चूंकि मेरा रिवर्स नहीं हुआ तो जो आउटपुट सिग्नल रहेगा वो भी रिवर्स नहीं होगा, आउटपुट सिग्नल विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज इट वाज इन द फर्स्ट हाफ, जैसा कि फर्स्ट हाफ में था वैसा ही सेकेंड हाफ में भी रहेगा। वोल्टेज का वैल्यू I इंटू R और करंट का डायरेक्शन हर समय, इसमें भी P से Q था, इसमें भी P से Q था, चूंकि रिवर्स नहीं हुआ करंट का डायरेक्शन तो हमारा ये कर्व भी रिवर्स नहीं होगा।
अब बात करते हैं थर्ड हाफ की। तो थर्ड हाफ में जैसे ये फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, तो थर्ड हाफ में क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि D1 डायोड का P रीजन पॉजिटिव पे चला जाएगा और D2 डायोड का P रीजन अब नेगेटिव पे चला गया। सर्किट डायग्राम में देखिए नेक्स्ट हाफ, अब यहां पे नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आएगा और यहां पे पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आएगा। तो अब D1 का P रीजन देखिए पॉजिटिव हो गया और D2 का P रीजन देखिए नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि D1 दोबारा फिर से फॉरवर्ड हो गया और D2 फिर से आपका रिवर्स हो गया। तो फिर करंट किधर से पास होगा, D1 से पास होगा और D2 रिवर्स में होने की वजह से हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो ये जो करंट है इस जंक्शन से इधर मुड़ जाएगा, इस साइड में नहीं आएगा। फिर से करंट I गया, द सेम थिंग हैपेंस, वोल्टेज I इंटू R मिला और करंट का डायरेक्शन हमें क्या मिला, P से Q मिला। ठीक, यानी कि इस पॉइंट पे जो आपको वोल्टेज मिल रहा है V0, पोटेंशियल डिफरेंस V0 जो मिल रहा है, इस पोटेंशियल डिफरेंस का हाई पोटेंशियल इस एंड पे है और लो पोटेंशियल जैसा कि मैंने कहा 0 यहां पे है। तो देखिए यहां पे जो आपको करंट जा रहा है उसकी पोलैरिटी तो कभी चेंज नहीं हो रही है। जो वोल्टेज मिल रहा है I इंटू R मिल रहा है। तो फिर से आपको जो वोल्टेज मिला देख लीजिए, थर्ड हाफ ऑफ द AC में भी आपको आउटपुट वोल्टेज I इंटू R मिला और डायरेक्शन ऑफ करंट सेम वही रहा जो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में रहा था। तो इस तरह से जो आपको आउटपुट मिल रहा है अक्रॉस दिस रजिस्टर, इसमें आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है या आप कहेंगे कि जो हाई पोटेंशियल पॉइंट और लो पोटेंशियल पॉइंट है वो चेंज नहीं हो रहा है, उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये जो आउटपुट आपको मिला वो क्या कहलाएगा, DC कहलाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका एक फुल वेव रेक्टिफायर AC सिग्नल को DC सिग्नल में कन्वर्ट करता है। बात फ्रीक्वेंसी की करें तो यहां पे देखिए, चाहे फर्स्ट हाफ हो तो भी आपको आउटपुट मिला, चाहे सेकेंड हाफ हो तब भी आपको आउटपुट मिल रहा है। यानी कि इन दोनों हाफ के लिए, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, यानी कि ओवर वन साइकिल ऑफ द AC, फॉर वन साइकिल, पूरा एक साइकिल AC के लिए आपको दो कर्व DC के मिल रहे हैं। देखिए इस फर्स्ट हाफ के लिए भी एक कर्व मिला, सेकेंड हाफ के लिए भी एक कर्व मिला, यानी कि पूरे एक साइकिल AC के लिए आपको दो कर्व DC के मिल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके AC की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो आपको जो DC मिल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 न्यू होगी। मतलब ये कि आपने जो AC सप्लाई यहां पे दिया है, फॉर एग्जांपल 50 हर्ट्ज का दिया है, ठीक, तो जो आपको DC यहां पे मिल रहा है ये, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 100 हर्ट्ज की होगी। अगेन फिर से वही चीज कि ये DC है, स्टेडी वैल्यू नहीं है, और उसके लिए हमें अब यहां पे जो आउटपुट वायर मैंने ये दो निकाले हैं, इसके साथ मुझे फिल्टर सर्किट्स का इस्तेमाल करना है। और फिल्टर सर्किट्स में क्या क्या चीज मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो कैपेसिटर और इंडक्टर्स का हम इस्तेमाल करेंगे, तब यहां पे जो AC के रिपल्स होंगे वो भी फिल्टर हो जाएंगे। AC के रिपल्स किस वजह से आते हैं, क्योंकि रिवर्स बायजिंग में भी माइनॉरिटी करंट कैरियर्स पास होते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत AC का कैरेक्टर रह जाता है, लेकिन वो निग्लिजिबल रहता है। और साथ में इन कर्व्स में हमें एक स्टेडी वैल्यू नजर आने लगती है, इसलिए हम फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कैपेसिटर और इंडक्टर ही क्यों मेन कंपोनेंट्स हैं आपके फिल्टर सर्किट का, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी बता दूं कि क्यों। तो जब आप कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं अपने इस आउटपुट सर्किट के साथ, ये आपका आउटपुट था, ये पॉइंट P था और ये पॉइंट Q, ठीक ना, यहां से आप आउटपुट ले रहे हैं। जब इसके क्रॉस आपने कैपेसिटर को कनेक्ट किया,
कैपेसिटेंस C। तो कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है आप लोग पढ़े हैं 1/ωc, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी के लिए हाई रिएक्टेंस होगा। इसलिए जितने भी एसी रिपल्स यहां पे आपको मिल रहे हैं, ठीक ना, यहां पे आउटपुट में जितने भी एसी रिपल्स आपको मिलेंगे, ऐसे एसी रिपल्स विद लो फ्रीक्वेंसी, तो कैपेसिटर ऐसे लो फ्रीक्वेंसी वाले एसी रिपल्स को क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा। क्यों? क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी के लिए यह कैपेसिटर हाई रिएक्टेंस ऑफर करेगा, ठीक ना। और इंडक्टर को क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब हम इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे इस आउटपुट इंड्स के साथ, ठीक ना, प्रॉपर मैनर में, तब ये इंडक्टर का रिएक्टेंस क्या करता है, एक्सएल आप पढ़े होंगे एल ओमेगा। तो यहां पे आउटपुट में जो एसी रिपल्स होंगे आपके, उनके हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ये हाई रिएक्टेंस ऑफर करेगा। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी का हाई रिएक्टेंस ऑफर करेगा, तो रिएक्टेंस हाई होने की वजह से अब वो एसी के रिपल्स फिल्टर हो जाएंगे, उसको ये ब्लॉक कर देगा, ठीक ना। तो कैपेसिटर क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी के रिपल्स को ब्लॉक कर देता है, इंडक्टर क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी के रिपल्स को ब्लॉक कर देता है। इस तरह से हमें जो फिल्टर सर्किट के बाद जो सिग्नल मिलेगा वो एक स्टेडी वैल्यू मिलेगा और डीसी कंप्लीट डीसी मिलेगा, ठीक ना। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द रेक्टिफायर। ये हमने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को एक्सप्लेन किया। Now just note down all the informations, draw the circuit, draw the waveform। इन दोनों को कहेंगे इनपुट वेवफॉर्म, क्योंकि दो टर्मिनल्स है ना सेकेंडरी कॉइल्स के, दोनों पे ये, एक जगह पे पॉजिटिव एक जगह पे नेगेटिव, और इसको हम कहेंगे आउटपुट वेवफॉर्म। तो सारे इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म, मेरा सजेशन है आप लोग एक के नीचे एक बनाएं, वो ज्यादा सही इंफॉर्मेशन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है।